तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्न यूनिट 3 के पहले अभ्यास का गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का। बच्चों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग केयर करेंगे। तो नोटिस करेंगे बच्चों पहला प्रश्न है क्या कह रहा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 का मान होगा। यानी जो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है इस पे पावर -1/2 है तो इसका मान कितना होगा। तो बच्चों इसका मान तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होते क्या है। बच्चों म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷ और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वह होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। क्या होता है बच्चों 8.85 × 10⁻12। यह होते हैं कूलाम स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह इसका मात्रक होता है। क्या यह बात समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पे म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 और जो मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब नोटिस करेंगे यहाँ पे इसको, इस मान को कैसे कैसे देखने को मिलता है एग्जाम में, इस मान को पेपर में आप कैसे कैसे देखने को पा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको तो एक तरीका देखने को मिल गया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2। जी सर। दूसरा राशि यहाँ देखो /1 है। अगर इसको बटे से ऊपर से नीचे लेकर आइए तो जो नेगेटिव पावर है वह पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे बच्चों क्या 1/, ध्यान से समझेंगे बच्चों 1/, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पे पावर 1/2 यह हो जाएगा। आपको एक तो इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट कैसे लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे। यह किसका मान होता है, जो पावर होते हैं अगर पावर में बटे है तो वह करड़ी का मान होता है। यानी करड़ी में कितने घात का, 2 घात का, तो यह 2 घात की करड़ी होती है। अगर 2 से ज़्यादा की होती है तो कोनिप लिखी रहती है। तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे सर पावर 1 भी है, 1 पे पावर करेंगे कोई राशि में परिवर्तन नहीं होगा। आपको यह चीज़ ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल जा सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर पूरा लिखा मिल सकता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। यह वैल्यू बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेंगे। यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 का जो मान होगा और जो मात्रक होगा, मात्रक भी ध्यान से समझेंगे बच्चों। मात्रक मान देखो, मान के साथ सभी मात्रक लिखे हैं, मात्रक तो जान जाओगे, थोड़ा सा वैल्यू समझो। तो बच्चों जब हम इसको प्रूव करेंगे थोड़ा सा, अभी जब लघु उत्तरी प्रश्न में आएंगे तो हम वहाँ देखेंगे क्या यह जो मान होता है बच्चों वह निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर। यानी 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर। और यह होता है इसका मान कितना, तो यह होता है बच्चों 3 × 10⁸। मात्रक चाल है तो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या यह बात समझ में आया? तो इसका मतलब सर, मतलब इसका मान पूछे चाहे तो इस तरह से देकर, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, तो यह सभी किसके बराबर होते हैं? C के, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बच्चों? लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा म्यू नॉट इंटू अपान, यहाँ बच्चों ध्यान देंगे अपान है, यहाँ इंटू था, इंटू में आपको इस तरह से मात्रक मान पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। तो म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम थोड़ा सा, कुछ नहीं, इस प्रश्न को क्लियर हुआ होगा, इसको हम मिटाते हैं। चूंकि स्पेस आप लोग देख ही पा रहे हैं कितना पर्याप्त है तो इस वजह से इसको मिटाना पड़ा। अब देखिएगा इस प्रश्न को, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे क्या रहा, क्या √, नोटिस करेंगे म्यू नॉट का मात्रक क्या बताएं बच्चों? न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? किसका मात्रक? यह हो गया हमारा म्यू नॉट का मात्रक, लेकिन यहाँ पे बटे है तो यहाँ सॉरी बटे लगा दीजिए, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। और इन सभी के बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सर जी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिए, तो और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, बटे में बटे ऊपर चले जाएंगे n के पास, यानी हो जाएंगे न्यूटन और न्यूटन
और मीटर स्क्वायर, यह पूरा बटे में चला गया और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो यह हो जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। यह बात समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समझेंगे बच्चों, यहाँ पे न्यूटन का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर बटे एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए बच्चों, सारे राशि जो होंगे अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, कूलाम और एम्पियर। तो न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल लिख सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो मात्रक होता है वह न्यूटन और इसका मीटर और इसका क्या, जूल। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर है बच्चों, जूल के। तो न्यूटन मीटर को हम लिख दिए क्या, जूल, और बटे क्या बच्चों, बटे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर है, कूलाम, और क्या बच्चों, एम्पियर। क्लियर है। अब जूल प्रति कूलाम को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप पढ़े हैं V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपान क्या होता है, Q, V बराबर W अपान Q। तो हो जाएंगे जूल प्रति कूलाम किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। तो जूल प्रति कूलाम को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, वोल्ट बटे क्या, एम्पियर। अब नोटिस करेंगे हम R बराबर क्या जानते हैं, V अपान I। V किसका मात्रक होता है, वोल्ट का, I किसका मात्रक होता है, एम्पियर। तो सॉरी बच्चों, V का मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर। तो यहाँ बच्चों जूल प्रति कूलाम को आप क्या लिखे, वोल्ट ही तो लिखे हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी यह किसके बराबर है बच्चों, तो वोल्ट प्रति एम्पियर R के बराबर है, यानी R यानी क्या बच्चों, ओम। R यानी क्या, ओम, यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पे ओम। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ध्यान से आप लोग मात्रक को वैल्यू रख के इस तरह से सॉल्व कर लिए तो इसका मात्रक हो गया क्या बच्चों, ओम। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वह प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको प्रूव करना होगा। क्लियर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह सभी मात्रक नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चौथा प्रश्न, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसका मतलब बच्चों ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सोचने विचारने योग्य होते हैं। कह रहा निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक होगा, एक ठीक कोई नहीं होगा। तो 3 ठीक है, कौन वह 3 मात्रक है उसी को ध्यान देना है। तो हमने एक मात्रक देख लिया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है। तो यह तो मात्रक किसका है, यह आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का पूछा है कौन नहीं है। बच्चों टेस्ला याद रखेंगे, टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताए थे, निकोलस टेस्ला। तो ये भी मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ये भी क्लियर होगा। बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होते हैं, 100% न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, यहाँ क्या है वेबर प्रति मीटर, जो कि गलत है, यह मात्रक नहीं होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। इस प्रश्न के तात्पर्य है बच्चों, यह नहीं कि यह नहीं होता, ठीक है, कौन कौन होते हैं इसको याद रखेंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। 5वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो बच्चों जान लीजिए, कभी भी अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट यानी विराम में है, तो यह अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यानी अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही चार्ज जो है मोशन में है, कैसे है बच्चों, मोशन में है, गति में है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ऑप्शन में कह रहा है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र तो नहीं होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ और बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हम लोग और कुछ बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, यह प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है सारे केवल गतिमान आवेश द्वारा। तो बच्चों अभी हमने जस्ट पिछला प्रश्न देखा, गतिमान आवेश द्वारा तो उत्पन्न होगा ही 100%, यानी जब आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यानी ऑप्शन तो सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो 100% बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको हम देखेंगे इकाई 5 में बहुत अच्छे से। तो गतिमान आवेश द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं ए व बी दोनों द्वारा क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है क्षैतिज दिशा में
इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम बच्चों। 3-4 तरह का जो है यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कह रहा क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, नोटिस करेंगे बच्चों, क्षैतिज दिशा में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चल रहा, माने इस तरह से क्षैतिज दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चल रहा है, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जो कैसा है, आगे कहा है, जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। मतलब सर जी, मतलब ध्यान से समझेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से ऊर्ध्वाधर दिशा में, देख सकते होंगे आप लोग, इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब कह रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज प्रवेश कर रहा है, इस तरह से मान लीजिए प्रवेश कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो कह रहा है इसका पथ होगा, यानी इस क्षेत्र में इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वह पथ कैसा होगा। नोटिस करेंगे बच्चों, पहला पॉइंट, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, लंबवत, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा बच्चों वह पथ होगा आपका वृत्ताकार। कैसा पथ होगा, वृत्ताकार। नहीं समझ में आया सर जी, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत गति करता है तो उसका जो पथ होगा वह कैसा होगा, वृत्ताकार। दूसरा पॉइंट, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रवेश करता है, मतलब समांतर प्रवेश करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, तो जो पथ होगा बच्चों वह सरल रेखा होगा। तीसरा पॉइंट, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण बनाता हुआ, लंबवत न हो, समांतर न हो, कुछ कोण यानी 30 अंश 45 अंश थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में जो पथ होता है बच्चों वह होता है कुंडलिनी नुमा। कैसा होता है बच्चों, कुंडलिनी नुमा। मतलब सर जी, मतलब कुछ ऐसे, ना ही तो वह सर्कुलर होगा ना ही तो रेखीय, कुछ इस तरह से होगा, ऐसे उसका पथ होगा। और जब यहाँ लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ होगा ऐसे वृत्ताकार होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। सर जी समांतर, मतलब समांतर नहीं समझे, मान लीजिए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही प्रवेश करे तो उसका पथ एक रेखीय होगा, या फिर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे प्रवेश करे तो इसका पथ जो होगा एक रेखीय होगा, यानी सीधे वह क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन कहेंगे सर जी यह प्रश्न हमें नहीं मिला, तो ध्यान देंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो गति है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है वह कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो जब लंबवत प्रवेश कर रहा है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। यानी आप कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर में है चुंबकीय क्षेत्र, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और ऐसे वृत्त को हम कहते हैं क्षैतिज वृत्त, और ऐसे वृत्त को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त। चूंकि ऐसे घूमेगा तो इसलिए कैसा वृत्त हो जाएगा बच्चों, क्षैतिज तल में एक वृत्त रूप के हो जाएगा उसका पथ। उसका पथ कैसा हो जाएगा, क्षैतिज तल में एक वृत्त के रूप का। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया। यहाँ भी वृत्त था लेकिन यह ऊर्ध्वाधर कह दिया था इसलिए गलत था। यह सभी पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे बच्चों, एक बार फिर सुनेंगे। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होगा। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन कुछ कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, जैसे थीटा यानी 30 अंश 45 अंश 60 अंश 120 अंश, उस कंडीशन में पथ जो होगा वह कुंडली नुमा होगा। कुंडली नुमा का अर्थ यह है बच्चों कि ना ही तो वह वृत्ताकार होगा ना ही तो वह रेखीय होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है। बहुत ही अच्छा, गतिज ऊर्जा समान है बच्चों। गतिज ऊर्जा क्या होता है, K बराबर हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा जो V, गतिज ऊर्जा किसके कारण होता है, V के कारण होता है, यानी V यहाँ पे समान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वेग है वह क्या है, समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, एक समान होगा।
लंबवत प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, यानी जब कोई, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बच्चों, आप चार्ज भी याद रखेंगे, यदि कोई आवेश हो तो भी यही क्रिया चलता हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आवेश हैं, जब लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो जो उनका पथ होगा बच्चों वह वृत्ताकार होगा, यह बात भी क्लियर है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। वे उन दोनों का जो है बच्चों वेग समान होगा, चुंबकीय क्षेत्र समान है, पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। तो पूछा कह रहा पथ की त्रिज्या होगी तो वृत्ताकार होगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं तो दोनों का सरल रेखीय है तो वैसे गलत हो गए। अब यहाँ अधिक किसका होगा, कम किसका होगा, इस बात का जिक्र करते हैं। तो ये सभी प्रश्न क्लियर हुए होंगे, तो इनको हम मिटाते हैं ताकि कुछ स्पेस हो सके और इन प्रश्नों को समझते हैं। तो बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पथ की जो त्रिज्या होती है वह r बराबर होती है mv/qv। क्या होती है बच्चों? r बराबर mv/qv। तो यहाँ आवेश जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का बराबर होता है आवेश, चुंबकीय क्षेत्र भी नियत कर दिया है और यहाँ पे वेग भी नियत कर दिया है। तो इसका मतलब सर जी r डिपेंड करेगा m पे। मास जिसका ज़्यादा उसके पथ की त्रिज्या ज़्यादा। तो मास ऑफ जो बच्चों प्रोटॉन होता है वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा तो उसी का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों प्रोटॉन के लिए क्या होगा? अधिक होगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल। तो बच्चों नोटिस करेंगे कभी भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है या फिर जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वह होता है वह v वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। आप इसको ऐसे याद रखे होंगे u cos साइन थीटा यानी q v साइन थीटा। जब यहाँ से साइन थीटा हटाते हैं तो और v और b के बीच में क्या आ जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। लेकिन जब किसी वैद्युत क्षेत्र में या किस में लगता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ जो किसी आवेश पर बल लगता है वह होता है या बराबर q v। यानी चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो हो जाएगा q या वेक्टर v क्रॉस v। आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, साइन थीटा अगर लंबवत हो जाएगा तो इसका मान 90 QV भी मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो कौन सा बल हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ QV, यहाँ नोटिस करेंगे Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह है आपका ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि आवेश जो है वह एक अदिश राशि है और इस पे वेक्टर लगा, इस वजह से यह गलत हो गया। यानी यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और प्रश्न बहुविकल्पी का लेते हैं क्योंकि यह चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम लोग कुछ और प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं यह प्रश्न है क्या। कह रहा बच्चों पहला प्रश्न देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। कह रहा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वह कितना? कह रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक समान है, नियत है, वह कभी बदलता नहीं है। कह रहा नियत वेग v से एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो भी नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्या कर रहा है? प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। मतलब सर जी मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भी है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके समांतर ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही आ रहा है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाता है तो वह सीधे निकल जाता है। सीधे निकलने का मतलब इसके कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स लगता तो इधर उधर डगमगाता, लेकिन फोर्स नहीं लगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समान, यानी जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समान आता है तो उसका पथ रेखीय होता है, एक सरल रेखीय, तो इसका मतलब सीधे निकल जाएगा। सीधे निकलने का मतलब इस पर कोई बल कार्य नहीं किया, यानी इस पर बल कितना होगा? जीरो। दूसरा तरीका हम जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज पे लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है? QV साइन थीटा, यही होता है। तो यहाँ से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी साइन 0 मान ले रहे हैं और यहाँ पे ये आवेश की जगह P है तो हो जाएगा BeV। नहीं बच्चों, यहाँ देखिए समांतर प्रवेश कर रहा है तो थीटा 0 होगा, और थीटा जब 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। यानी थीटा के जगह पे जब 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0, और 0 से गुणा करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यानी इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। आई होप आप लोग यह प्रश्न समझे होंगे। तो इस प्रश्न को मिटाते हैं क्योंकि यह प्रश्न अच्छा है। इस प्रश्न को आपको समझाने का पूरा कोशिश करते हैं। आप लोग पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आएगा 100%। कह रहा है कि यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तो, यानी कोई आवेशित कण है और वहाँ उसका वेग क्या हो रहा है?
2 गुना, और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो कह रहा है आवेश के मार्ग की त्रिज्या जो होगी वह कितनी होगी। तो बच्चों त्रिज्या हम जानते हैं जो r होता है जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह होता है r बराबर mv/qb। यह बच्चों होता है उसके पथ की त्रिज्या का सूत्र। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया गया है और आवेशित कण का वेग क्या कर दिया गया है, 2 गुना। यानी प्रारंभ में r, मान लो प्रारंभ में इतना त्रिज्या रहा होगा जब वह v वेग से गति कर रहा होगा। अब त्रिज्या बाद में कितना होगा जब क्या कहा है उसका वेग 2 गुना, यानी v की जगह पर हो गया कितना 2v। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बच्चों, आधा, यानी आवेश कोई चेंज हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वही है, यानी चार्ज पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो चार्ज था चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ भी हो उस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया गया बच्चों, आधा कर दिया गया। यानी पहले b था, अब कितना कर दिया गया, b/2। अब थोड़ा सा देखो बटे में ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा mv, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों qb, कितना हो जाएगा qb। और यहाँ mv/qb क्या है बच्चों, r1 है, तो यानी हो जाएगा r2 बराबर 4r1, यानी पहले का कितना 4 गुना हो जाएगा। पहले का कितना हो जाएगा त्रिज्या बच्चों, पहले का 4 गुना हो जाएगा। आई होप आप प्रश्न समझे होंगे। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, स्पेस इसके लिए भी चाहिए। चलिए इस प्रश्न को भी हम मिटाते हैं और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ नोटिस करेंगे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है एक लंबे सीधे तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, यानी I बराबर आपको दे दिया है 1 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र B का मान, चुंबकीय क्षेत्र B का मान 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। और कह रहा तार से, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र B का मान तार से क्या कह रहा है, 1 सेमी की दूरी पर, 2 सेमी की दूरी पर, n सेमी की दूरी पर, n सेमी की दूरी पर, यानी एक लंबे सीधे तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कितना हो रहा है, 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है यह तार से कितनी दूरी पर उत्पन्न होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि तार से 1 सेमी की दूरी पर यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कि तार से 2 सेमी की दूरी पर, कि 0.2 सेमी की दूरी पर, कि 20 सेमी की दूरी पर। तो इतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा जब तार में कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछ लिया है, तो बच्चों ये पॉइंट याद रखेंगे। जब किसी वायर के कारण हम लोग प्रूव भी करेंगे इस सूत्र को, r डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो यह होता है बच्चों v बराबर μ0I/2πr। यह चीज़ हम प्रूव भी करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। तो b बराबर यहाँ पे होता है क्या बच्चों, μ0I/2πr। इसी को थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखते हैं। तो μ0 को हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया है क्या बच्चों, μ0 का जो मान होता है वह कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7, यही होता है। तो यहाँ आप देखिएगा b का मान दिया है कितना, 10⁻5, और μ0 की जगह हो जाएगा 4π × 10⁻7। I का मान दिया है 1 एम्पियर, 2π × r का मान ज्ञात करना है। पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, 2 दूना कितना हो गया, 4। अब नोटिस करेंगे थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे r हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, 10⁻5 बराबर 2 गुणे 10⁻7 और बटे क्या होगा r, यही तो होगा। आई होप आप लोग यह बात समझे होंगे। तो अब थोड़ा सा समझेंगे आगे। तो यहाँ से अगर हमें क्या ज्ञात करना, r, तो r बटे में है, r बटे में गुणे में आएंगे या कहाँ जाएगा, बटे में, यानी r बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, 2 गुणे 10⁻7 बटे कितना हो जाएगा, 10⁻5। और 10⁻5 ऊपर जाने का मतलब 2 गुणे 10⁻7, और यह प्लस हो जाएगा 5, तो घट के बचेगा ऊपर केवल 10⁻2। यह किस में आया बच्चों, मीटर में आया। आंसर तो मीटर में कहीं है नहीं, सब सेमी में है। तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻2, और मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 10/2 सेमी हो जाएगा। या वैल्यू कैंसिल, यानी कितना सेमी आ गया बच्चों, 2 सेमी। यानी 2 सेमी की दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 10⁻5 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला जो भी कहिएगा। क्लियर है बच्चों। प्रश्न भी b बराबर μ0I/2πr, इस सूत्र को याद रखेंगे, हम इसको प्रूव भी करेंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 2 सेमी। यह प्रश्न बच्चों आप सेम उसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसी सूत्र पे रख के। इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 2 समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यानी इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ से 2 तरह के से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। अगर बच्चों 2 तार है और दोनों तार एक दूसरे के समांतर है और एक ही दिशा में धारा बह रही है, तो इस कंडीशन में इनके बीच बच्चों आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है, आकर्षण। लेकिन अगर 2 तार समांतर है और इनमें धारा जो है एक दूसरे के विपरीत बह रही है, तो इनके बीच जो होता है बच्चों वह प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। कितना सर्जी बल कार्य करता है, तो यह फोर्स कार्य करते हैं बच्चों μ0/2π × I1
I2 अपान आर। आर क्या है सर जी? तो इन तारों के बीच लंबवत दूरी होता है आर। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इतना फोर्स कार्य करता है। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I1 I2 अपान आर। तो यहाँ पे ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एकांक लंबाई के लिए है बच्चों, वास्तव में यह तो होता है एफ अपान एल। एफ अपान एल बराबर इतना होता है, क्योंकि लंबाई यहाँ क्या कह दिया है, यहाँ पे तार में कह दिया है एक ही दिशा में चालकों के बीच एकांक लंबाई पर। किस पे? एकांक लंबाई पर बल पूछा। देखिए दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों, दो समांतर तार हैं, यह प्रश्न समझिएगा। एक ही दिशा में क्या हो रहा है, धारा बह रहा है, और लंबाई कितना कहा है, एकांक लंबाई यानी लेंथ जो है 1 मीटर है। तो आइए यहाँ वैल्यू रखेंगे जब, तो यह देना एफ अपान कितना हो जाएगा, कहा है एकांक लंबाई, क्या कहा है एकांक लंबाई, लेंथ हो जाएगा 1 बराबर म्यू नॉट का मान हमने आपको पहले ही बता दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 2i इंटू I1 I2 कोई भी मान पता नहीं बटे आर होगा, क्योंकि मान भी इसी रूप में दिया है। तो बच्चों यहाँ देख रहे होंगे आप आर है तो आर स्क्वायर वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो ध्यान से समझेंगे। तो एफ बराबर हो जाएगा 1 से डिवाइड करोगे एफ ही होगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, तो 2 गुणे 10⁻⁷ और I1 I2 बटे क्या होगा बच्चों आर। कहेंगे सर जी यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 है नहीं, अरे ध्यान से देखो जी यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एफ बराबर क्या 10⁻⁷ इंटू 2I1 I2 अपान आर। तो इतना बल हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि यहाँ 1 मीटर लेंथ लिया है तो न्यूटन प्रति मीटर। यानी जब तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा 10⁻⁷ 2I1 I2 अपान आर। या पूछ सकता आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का। तो बच्चों जब तार में एक ही दिशा में धारा बहेगी तो आकर्षण का होगा, अगर दो समांतर तार हैं अगर विपरीत दिशा में बहेगी तो प्रतिकर्षण का होगा। आई होप आपके सभी प्रश्न क्लियर होंगे। अगर बच्चों सभी प्रश्न क्लियर हों तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल को भी सब्सक्राइब कर पाएं और चैनल तेजी से ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।